नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। अमित शाह बोले, सरकार बनते ही झारखंड में घुसपैठियों की पहचान करेंगे। आदिवासी लड़कियों से शादी करने पर भी इन्हें जमीन नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरायकेला में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने के वादे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे रहते मुस्लिमों को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। हम आदिवासियों का हक छीनकर मुस्लिमों को नहीं देने देंगे। अगर घुसपैठिए ने आदिवासी लड़की से शादी की तो जमीन उसके नाम नहीं होगी। हम झारखंड में सरकार बनते ही घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी बनाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बटेंगे तो कटेंगे बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकी ही बोल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को मोदी के एक है तो सेफ है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह खुद काट रहे हैं और खुद ही बांट रहे हैं। दोनों पहले तय कर लें कि नारा कौन सा चलेगा। योगी का नाम लिए बिना झारखंड के छतरपुर की रैली में कहा कि वे कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलना साधु का काम नहीं है, ये कोई आतंकी ही बोल सकता है। आप ये नहीं बोल सकते। कोई नाथ संप्रदाय का साधु ऐसी बात कर ही नहीं सकता। हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कर दी शिकायत, कहा दर्ज हो एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयानों के खिलाफ शिकायत दी है। भाजपा की ओर से सोमवार को की गई शिकायत में मांग की गई है कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करने से रोक दिया जाए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से यह मांग की है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिए जाने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनावी सभाओं में बीजेपी पर सरकारी नौकरियों में SC/ST के लोगों को आरक्षण नहीं दिए जाने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि तमाम उद्योगों और नौकरियों में देखें तो वहां पर SC/ST समुदाय के लोग नजर नहीं आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नजर नहीं आते हैं और गरीब तबके से आने वाले लोगों को भी जगह नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राम मंदिर उड़ाने की धमकी, वीडियो जारी करके कहा अयोध्या में हिंसा होगी, हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव हिला देंगे। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस SFJ के चीफ गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने नया वीडियो जारी कर अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है। वीडियो में वह राम मंदिर को निशाना बनाने की बात कह रहा है। साथ ही पन्नू ने कनाडा में भारतीय मूल के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी धमकी दी। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा कि 16 और 17 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में हिंसा होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया आसाराम, आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराएगा। 11 साल में दूसरी बार मिली पैरोल। जी हां दोस्तों, रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम जेल से बाहर आ गया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आसाराम को इलाज के लिए 30 दिन की पैरोल दी थी। वह जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। उसे रविवार रात एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम के इलाज के लिए अनुमति देने के आवेदन पर आदेश दे दिए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया। CRPF चौकी पर हमला करने पहुंचे थे, 2 जवान भी घायल हुए। 5 स्थानीय लोग अभी भी हैं लापता। जी हां दोस्तों, मणिपुर के रिजीबाम जिले में सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे कुकी उग्रवादियों ने बोरो बेकेरा उपमंडल के जंकुरा डोर आरोंग में मौजूद CRPF चौकी पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान CRPF के 2 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का इलाज फिलहाल जारी है। उन्होंने कहा कि उग्रवादी सैनिकों जैसी वर्दी पहने थे। इसके बाद अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद भी उनके साथ थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने आई लव वायनाड लिखी टी-शर्ट पहनी, बोले वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केरल के वायनाड में अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनावी रैली की। इस दौरान वे अपनी ट्रेडमार्क सफेद टी-शर्ट में नजर आए, जिसके पीछे आई लव वायनाड भी लिखा हुआ था। प्रियंका के साथ रैली करते हुए उन्होंने वायनाड के लोगों को ये टी-शर्ट दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोगों ने उन्हें इतना स्नेह दिया कि उनकी पूरी
पूरी राजनीति का दृष्टिकोण बदल गया। यहाँ आने के बाद उन्होंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपसे मिले प्यार के प्रति आभार जताने के लिए मैंने आई लव वायनाड टी शर्ट पहनी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, जेल से निकला तो लोग कह रहे थे अपनी पत्नी को सीएम बनाएगा, लेकिन मैं परिवारवादी राजनीति नहीं करता हूं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिला सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो कोई परिवारवादी राजनीति नहीं करते। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आपको हमें पहले से ज्यादा सीटें जितानी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल से बाहर आया तो लोग कह रहे थे कि अब केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बना देगा, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मेरी पत्नी की सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे ने कराया जेंडर चेंज, आर्यन से बना अयाना। लिखा, ताकत खो रहा हूं पर खुशी मिल रही है। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर संजय बांगड़ के बेटे आर्य, अब जिनका नाम अयाना हो गया है, ने सोमवार को जेंडर चेंज का अनुभव साझा किया। दरअसल दोस्तों, आर्यन ने 11 महीने पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT कराई थी। 23 साल के आर्यन ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ताकत खो रहा हूं लेकिन खुशी पा रहा हूं, शरीर बदल रहा है, डिस्फोरिया यानी कि अवसाद, खुशी न होना जैसी स्थिति कम हो रही है। अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हर कदम मुझे अपने जैसा लग रहा है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, HRT यानी कि हार्मोनल ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिससे आप पुरुष से महिला बन सकते हैं या फिर महिला से पुरुष बना जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, साल भर फटाके बैन करने पर फैसला ले, कोई धर्म प्रदूषण फैलाने को बढ़ावा नहीं देता। दिल्ली सरकार को 25 नवंबर तक की दे दी डेडलाइन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में साल भर फटाका बैन पर 25 नवंबर से पहले फैसला ले ले। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने कहा था कि हम फटाका बैन को पूरे साल लागू करने का फैसला सभी संबंधित विभागों से सलाह के बाद ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधों को गंभीरता से लागू नहीं करवाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। BSNL यूजर्स की हो गई मौज, लगना शुरू हो गए हैं 5G टावर, इस शहर में सबसे पहले होगा काम। जी हां दोस्तों, BSNL यूजर्स के लिए BSNL 5G का इंतजार अब खत्म होने ही वाला है। दरअसल दोस्तों, BSNL ने 5G नेटवर्क की तैयारी को लेकर अहम कदम उठाए हैं और जल्द ही 5G टावर्स का इंस्टॉलेशन शुरू करने की तैयारी भी कर ली है। कंपनी ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने का वादा किया है, जिससे उनकी हाई स्पीड डेटा की जरूरतें पूरी की जा सके। दरअसल दोस्तों, BSNL ने 5G टावर्स लगाने के लिए 1876 साइट्स का चयन किया है। इस काम के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिनमें 22 नवंबर तक बिड्स जमा की जाएगी। टेंडर में भाग लेने के इच्छुक कंपनियों को 50 लाख रुपए की राशि जमा करानी होगी। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, BSNL सबसे पहले दिल्ली में अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को कालिया कहा, बोले वो भाजपा से ज्यादा खतरनाक। जेडीएस ने पूछा, कांग्रेस अध्यक्ष का रंग तो बताओ जरा। जी दोस्तों, कर्नाटक के आवास मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी को कालिया कह दिया। उन्होंने ऐसा उनके रंग को देखकर कहा। खान चन्ना पटना विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी CP योगेश्वर के प्रचार के लिए वे पहुंचे थे। यहां से कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी जनता दल सेकुलर से मैदान में है। खान ने रामनगर में रैली के दौरान कहा कि CP योगेश्वर भाजपा में चले गए थे, लेकिन वे कांग्रेस में लौट आए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से मतभेद के कारण वे निर्दलीय चुनाव लड़े, बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। वहीं दोस्तों, खान ने कहा कि योगेश्वर के पास भाजपा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह JDS में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कालिया कुमारस्वामी भाजपा से ज्यादा खतरनाक था। अब वह घर वापस आ गए हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह की टिप्पणियां राजनीति में की जानी चाहिए? अगर ऐसी टिप्पणियां होती है तो नेताओं के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पोंटिंग को विराट कोहली पर बयान देना पड़ गया भारी, गौतम गंभीर का मुंह तोड़ जवाब, कहा अपनी टीम पर ध्यान दो। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर पिछले कुछ दिनों में हर तरफ बातें की गई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी इस दिग्गज के खराब फॉर्म पर तंज कसा था। उनको भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों, कोहली के 5 साल में 2 टेस्ट शतक पर पोंटिंग ने चुटकी लेते हुए उन पर बयान दिया था। टीम इंडिया के कोच ने कहा कि उनको भारतीय टीम में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है, अपने देश की टीम पर ध्यान दे। वैसे इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या विराट कोहली वाकई में फॉर्म से बाहर चल रहे हैं?
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को मिल गई जमानत, कैंसर का चल रहा है इलाज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मेडिकल बेस पर जमानत दे दी। दरअसल दोस्तों, गोयल ने चिकित्सा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। नरेश कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज रिलायंस अस्पताल में चल रहा है। नरेश को 1 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इसी साल मई में भी 2 महीने के लिए नरेश गोयल को कैंसर के इलाज के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोटोरोला पेश करने जा रहा है नया फोल्डेबल फोन, बिना वायर के होगी चार्जिंग, और भी है कई खासियतें। जी हां दोस्तों, मोटोरोला जल्द ही अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लाइनअप में मोटोरोला रेजर 50S अल्ट्रा लॉन्च कर सकती है। इसे मोटोरोला रेजर 50S के साथ पेश किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय में मोटोरोला रेजर 50S मॉडल को कई सर्टिफिकेशन और बेंचमार्किंग साइट्स पर देखा गया है और अब अल्ट्रा वेरिएंट भी ऑनलाइन सामने आ गया है, जिसमें इसके डिजाइन और चार्जिंग स्पेसिफिकेशंस का खुलासा हुआ है। दोस्तों, माना जा रहा है कि मोटोरोला रेजर 50S सीरीज को मोटोरोला रेजर 50 सीरीज से थोड़ा नीचे पोजीशन किया जाएगा। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आईफोन ज्यादा अच्छे होते हैं या फिर एंड्रॉइड फोन्स ज्यादा बढ़िया होते हैं? कौन से ज्यादा बेहतर होते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 9 अंक चढ़ा और निफ्टी 6 अंक फिसला। बीएसई स्मॉल कैप 627 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स 9 अंक की तेजी के साथ 79,496 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 6 अंकों की गिरावट रही, ये 24,141 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 627 अंक की गिरावट के साथ 54,286 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 18 में गिरावट और 12 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट और 19 में तेजी रही, जबकि एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, ट्रेंड और HCL टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और अपोलो हॉस्पिटल्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोना 355 रुपए गिरकर 77,027 पर आया। चांदी 297 रुपए सस्ती होकर 90,833 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव यानी कि 1 तोला सोने का भाव 355 रुपए गिरकर 77,027 रुपए पर आ गया। इसके पहले इसके दाम 77,382 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। दूसरी ओर दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी आज गिरावट रही है। आज चांदी लगभग 300 रुपए गिरकर 90,833 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। एक दिन पहले चांदी की कीमत 91,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खराब तिमाही नतीजे के बाद 8% गिर गया एशियन पेंट्स का शेयर। इस साल 25% का नेगेटिव रिटर्न दिया। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे के बाद एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयर में करीब 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों, जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 42% घटा है। इस तिमाही कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 694.64 करोड़ रुपए रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीनगर में आतंकवादी मुठभेड़ में फंसे 2 ट्रैकर्स। 100 नंबर पर सूचना दी, सेना ने फायरिंग रोककर बचाया, आतंकवादी भागे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बीच 2 ट्रैकर्स फंस गए। फायरिंग के बीच ट्रैकर्स ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद सेना ने गोलीबारी रोककर उन्हें बचाया। दरअसल दोस्तों, घटना गुरुवार की है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जबरवान के जंगलों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी। इसके बाद कई घंटों तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। हालांकि आतंकी भागने में कामयाब रहे थे। मुठभेड़ के समय ट्रैकर्स जंगल में थे। सेना ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर कहा है कि जंगलों और पहाड़ों पर ट्रेकिंग के लिए जाने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना जरूर दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
इस मुस्लिम देश में 9 वर्ष की उम्र में होगी बच्चियों की शादी, न तलाक का अधिकार और न ही संपत्ति में होगा कोई हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, इराक की सरकार देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल कर दिया जाएगा, जिससे पुरुषों को छोटी बच्चियों से विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी। प्रस्तावित कानूनी बदलाव महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकारों से भी वंचित करता है। इराक की संसद, जिसमें रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का प्रभुत्व है, वह एक संशोधन पर मतदान करने की तैयारी कर रहा है, जो देश के पर्सनल स्टेटस लॉ को पलट देगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सरकार पूछताछ कर सकती है, विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन का लगा है आरोप, जांच के बाद नोटिस भेजने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन और फ्लिपकार्ट को सरकार पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। दरअसल दोस्तों, राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ के उल्लंघन की जांच के तहत इन कंपनियों के अधिकारियों को समन जारी करेगी। हाल ही में इन कंपनियों से जुड़े कुछ सेलर्स पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने छापेमारी की थी। आरोप है कि कंपनियां कुछ सेलेक्टेड सेलर्स के जरिए इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक पर कंट्रोल रखते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयशंकर बोले, ट्रंप की जीत से भारत चिंतित नहीं। मोदी के ओबामा, बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप से व्यक्तिगत संबंध है, इससे भारत को मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप की जीत के बाद भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रविवार को कहा कि ट्रंप की जीत दुनिया के कई देशों को चिंतित करती है, लेकिन भारत ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से चिंतित नहीं है। जयशंकर मुंबई में आदित्य बिरला ग्रुप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सिल्वर जुबली इवेंट में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जीत के बाद विश्व के जिन 3 नेताओं से सबसे पहले बात की, उनमें मोदी एक थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोधरा कांड की आग में रोटियां सेकी गई, इस पर बनी फिल्म करने पर धमकियां। विक्रांत बोले, विरोधी मेरे नवजात बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, द साबरमती रिपोर्ट। यह फिल्म गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। ट्रेलर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में घिर गई है। फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी को धमकियां मिल रही है, यहां तक कि विरोधी उनके 9 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसके बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद विक्रांत मैसी ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में किया। विक्रांत ने कहा कि गोधरा कांड की आग में कईयों ने रोटियां सेकी है, लेकिन जो मारे गए वे सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की मिथुन चक्रवर्ती को धमकी, बोला बकवास पर माफी मांगो वरना पछताना पड़ेगा। गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है। जी हाँ दोस्तों, दुबई में बैठे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कोलकाता से बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी है। मिथुन चक्रवर्ती के एक सभा में दिए गए बयान पर शहजाद ने कहा कि मिथुन माफी मांग ले वरना इस बकवास के लिए पछताना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, भट्टी लॉरेंस का करीबी है, उसे पाकिस्तानी डॉन फारूक खोकर का राइट हैंड माना जाता है। भट्टी ने 2 वीडियो जारी किए। पहले वीडियो में वह खुद मिथुन को धमका रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में मिथुन का बयान चलाकर पीछे से डायलॉग बोल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब हम भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाने से मना करने पर भड़के पूर्व कप्तान। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने अगले साल पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाकर खेलने से साफ मना कर दिया। यह बात पहले से ही पता थी, तो आईसीसी को बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर भी इसकी जानकारी दे दी थी। यह खबर सामने आने के बाद से ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने कहा है कि भारत इस मामले का मजाक बना रहा है। अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं होते हैं तो भी पाकिस्तान क्रिकेट जिंदा रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा रविवार 10 नवंबर को इस बात की जानकारी दी गई कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इस बात के सामने आने के बाद से कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने बीसीसीआई पर जमकर निशाना साधा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। धीमी स्पीड में भी सिंघम कर रहा है शिकार, टूटने वाले हैं 2 और बड़े रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तूफान मचा दिया था। दिवाली में रिलीज हुई फिल्म ने पहले वीकेंड 100 करोड़ और दूसरे वीकेंड 200 करोड़ से ज्यादा का घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। फिल्म को रिलीज हुए आज 11 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई से जुड़े 11वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। दोस्तों, सिंघम अगेन ने दूसरे वीकेंड के आखिरी दिन 14.80 करोड़ की शानदार कमाई के साथ कुल 225.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन पिछले 10 दिनों में कर लिया है। इसकी जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। वहीं दोस्तों, टेक्निकल्स की मुताबिक फिल्म ने 11वें दिन 2 करोड़ से ज्यादा बटोर लिए हैं। इस तरीके से फिल्म की टोटल कमाई अब 228 करोड़ रुपए हो चुकी है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या भारत के लोग बिटकॉइन खरीद सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार क्या भारत का कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन खरीद सकता है? अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हर खबर से रूबरू रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।